स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर रहे थे, अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज ध्यान दो, एक चीज तुम लोगों ने पहले भी देख रखा होगा, कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म से रिफर करते हैं, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिख दी साई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, तो ये तुम्हारा एक्स वाई जेड के टर्म्स में अगर मैंने कोई फंक्शन लिख रखा है तो कार्टेशियन सिस्टम। पोलर सिस्टम को, सेम फंक्शन को हम लोग जब आर थीटा एंगल्स और आर के टर्म, जैसे मैं लिखूं साई इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा, तो मैंने इसी इक्वेशन या मतलब इस एक इक्वेशन को आर और एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वो कौन सा सिस्टम होता है? पोलर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तुमने 10th में लिया होगा। ठीक है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, क्यों ये कराया जा रहा है? क्योंकि ध्यान दो, अब मेरी जो बात है, जो साई होता है, साई क्या होता है? वेव फंक्शन। उसको जब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ आर का फंक्शन, थीटा का फंक्शन और फाई का फंक्शन। उसमें पोलर फॉर्म में ये एक आर, आर मतलब क्या है? इसको मैं हिंदी में लिखूं तो आर का फंक्शन। ठीक है, आर का फंक्शन, इसका मतलब क्या है? थीटा का फंक्शन और फाई का फंक्शन, where theta and phi are angles, r is distance। डिस्टेंस कौन सा? जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे, दिस इज r। ठीक है, अब इसका मतलब क्या ध्यान दो, जैसे मान लो मैंने साई लिखा, साई इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा 1 माइनस कॉस फाई, ये इक्वेशन मैंने लिख दी, रैंडम इक्वेशन मैंने लिख दी। तो देखो, ये जो 2r है, दिस इज r का फंक्शन। ये जो साइन थीटा है, दिस इज थीटा का फंक्शन। और ये जो 1 माइनस कॉस फाई है, दिस इज फाई का फंक्शन। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो साई जो है जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आता है, तो वो आर का फंक्शन, थीटा का फंक्शन और फाई का फंक्शन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ध्यान दो, ये जो आर आर है, दिस इज नोन एज रेडियल फंक्शन। आर आर है, इट इज नोन एज रेडियल फंक्शन। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? एंगुलर फंक्शन। इन दोनों को, थीटा का फंक्शन और फाई के फंक्शन, बोथ आर एंगल्स, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? एंगुलर फंक्शन। ठीक है, ये पॉइंट बस तुम्हें ध्यान रखना है। ये साई को जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर का फंक्शन, थीटा का फंक्शन और फाई का फंक्शन। R is distance, theta and phi are angles. R is radial function, theta R और phi R कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एंगुलर फंक्शन। ठीक है, ये चीज तुम्हें बस क्या रखनी है? ध्यान। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज ध्यान दो, इसी को फर्दर आगे, तो मैंने क्या लिख दिया यहां? साई इज इक्वल्स टू आर आर थीटा आर, सॉरी थीटा थीटा और फाई फाई। ठीक है, ये चीज लिख दी। ये रेडियल फंक्शन था, ये तुम्हारा एंगुलर फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, साई क्या होता था? वेव फंक्शन। साई स्क्वायर क्या होता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या होता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर मैं साई स्क्वायर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर आर, थीटा स्क्वायर थीटा, फाई स्क्वायर फाई। देखो, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड स्क्वायर करोगे। तो आर आर अगर रेडियल फंक्शन डिटरमाइन कर रहा था, तो आर स्क्वायर आर क्या डिटरमाइन करेगा? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आर आर क्या डिफाइन करेगा? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि लेट मान लो ये न्यूक्लियस है, इसे किसी भी डिस्टेंस आर पे
एक इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो डेंसिटी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये दोनों अगर एंगुलर फंक्शन थे तो ये क्या डिटरमाइन करेगा, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस हूं, मैंने इस डिस्टेंस r पे, ये मार्कर के डिस्टेंस, ये मतलब थंब न्यूक्लियस r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब मैंने एंगल वाइज इसको रोटेट करना शुरू किया। देखो डिस्टेंस r ही है, ये मार्कर की लेंथ सेम, अब इसको मैं एंगल वाइज ऐसे रोटेट कर रहा हूं। देखो ये एंगल वाइज रोटेट कर रहा हूं, ये एंगल, ये एंगल। तो ये जो एंगल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेंगे, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आया? देखो मैं न्यूक्लियस, मेरे मान लो ये इलेक्ट्रॉन गए यहां से, ये r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे, डिस्टेंस r पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसको एंगल घुमाना शुरू करो, एंगल ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो। तो ये जो एंगल वाइज डिस्टेंस फिक्स रखते हुए एंगल वाइज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट चीज, तो ये पॉइंट यहां स्टार मार्क कर लो, ये ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान दो, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। आर आर, आर आर क्या था, रेडियल फंक्शन, डिपेंड्स ऑन n, l। आर आर क्या था, रेडियल फंक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, n l। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जबकि एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ऑन l m। रेडियल फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, n पे और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, l पे और m पे। m इज व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब इससे ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिटरमाइंस n, l, m but does not determine s। ये पॉइंट ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं होता है। पहला पॉइंट, रेडियल फंक्शन एन एल पे डिपेंड करेगा, एंगुलर फंक्शन एल एम पे डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोग एन, एल और एम तो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन एस डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, तो अब फर्दर आगे बढ़ते हुए, अगर मान लो तुमसे रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिखा हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन में अगर मान लो तुम्हें गिवन है साई के आगे लिखा है 2,1,0, तो इसका मतलब क्या होता है, जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ n। जो दूसरा नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ l। और तीसरा नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ n। मतलब क्या, अगर तुम्हें ऐसा गिवन है तो देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 तो p, l की वैल्यू 1 तो p हो जाएगा, और m की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा। इससे में क्या पता चला कि ये साई किसका लिख रखा है, 2p z ऑर्बिटल का। क्लियर है, आया समझ में? अगर मान लो तुम्हें ऐसा गिवन है साई 1,0,0, तो यहां से तुम्हें क्या पता चला, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू, m की वैल्यू 0। तो यहां से क्या पता चला, ये 1 0 मतलब 1s ऑर्बिटल है। समझ में आया? तो रिप्रेजेंटेशन जनरली किस फॉर्म का होता है, पहले n फिर l फिर m। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था। रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें करना है किसी ऑर्बिटल का, तो 3 नंबर्स लिखे रहेंगे, फर्स्ट n, दूसरा l, तीसरा m। जैसे अगर मान लो तुमसे गिवन है साई 3,
2 0। ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल है? ये n, ये l, ये m, 3 2 का मतलब d और 0। तो मैं 0 में 2 ही याद रखने हैं तुम्हें, p और समझ में आया? क्लियर है? उसके अलावा तुम्हें और m की वैल्यू पे क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम्हारे कोर्स है उसमें सिर्फ 0 वाले हैं। एक तो 0 में s में तो s ही आ जाएगा, p में pz आता है और d में dz²। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ो, इसको हटा दो। नेक्स्ट आता है, देखो अगर मैं बोलूं रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अच्छा, आर स्क्वायर, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी मैंने बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आर स्क्वायर, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। कल मैंने बताया था मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इससे मुझे क्या निकालना है? रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी। फिर से स्टार नहीं लगा है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज बोली जाए वो फाइनली देख लेना, ठीक है? तो ये लेट मान लो न्यूक्लियस है, इससे आर डिस्टेंस मुझे यहां पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी, तो मैंने एक स्फीयर बनाया। अब मैं इसमें 2D में सर्कल बना रहा हूं, वैसे 3 डायमेंशन में क्या है, एक स्फीयर बनाया ऑफ, ये स्फीयर जो है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ समझने के लिए, ये स्फीयर का जो थिकनेस है दैट इज dr। ये स्फीयर का जो थिकनेस है दैट इज dr। dr इज वेरी लेस, टेंडिंग टू 0, ताकि ये पॉइंट लगभग कोइंसाइड हो जाए, ठीक है? मैंने dr की थिकनेस बहुत कम रखी ताकि इसी पॉइंट पे आए, ठीक है? तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, ये मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। देखो, इतने पोर्शन का मुझे वॉल्यूम अगर निकालना है, तो ये दिस इतना पूरा का होल क्यूब माइनस इतना, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये इतना, जो हॉलो पोर्शन इस पॉइंट का निकल आएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो 4/3 पाई r क्यूब, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है? इसमें थोड़ा बाइनोमियल आएगा, ये फाइनली आता है 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है? कैसे है तुम्हें नहीं ध्यान रखना है, फाइनली तुम्हें ये भी नहीं ध्यान रखना है जो चीज आ गई, ठीक है? तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है, अब ध्यान दो, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आता है, इसको एक्सपैंड करोगे 4/3, देखो 4/3 पाई r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r क्यूब, 3r dr, r प्लस dr ये आएगा, और माइनस 4/3 पाई r क्यूब ये आता है तुम्हारा, ठीक है? आया समझ में? तो इसको तुम अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो ऐसा आएगा, देखो 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई dr का होल क्यूब प्लस, देखो ये कितना आ रहा है, 3 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, नहीं 4/3 इंटू पाई इंटू 3r dr, 3 dr स्क्वायर r प्लस 4/3 पाई इंटू 3 dr का होल स्क्वायर, देखो यही आ रहा है, इंटू r, ठीक है? ये कट गया, ये माइनस में आएगा ना, यहाँ माइनस है यहाँ, ठीक है? माइनस में आएगा, सॉरी, ये यहाँ माइनस 4/3 पाई r क्यूब, तो ये कट गया। अब एक चीज ध्यान दो, dr अगर बहुत छोटा है तो उसका क्यूब और भी ज्यादा छोटा होगा। अगर मैं 0.01 का क्यूब ले लूं
तो 0.01 10 टू पावर -2 और 0.01 का क्यूब 10 टू पावर -6 और कम हो जाएगा, तो ये लगभग नेग्लिजिबल, इसको काट दिया। सिमिलरली इसका स्क्वायर भी कम होगा, इसलिए इसको काट दिया। सिर्फ जो वैलिड टर्म है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कौन सा बचा? 4πr² dr। इसीलिए तुम्हारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज 4πr² dr। ठीक है? कैसे? इसको मैंने एक्सपेंड किया, जो नेग्लिजिबल टर्म्स थे उनको निग्लेक्ट कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या बचा? 4πr² dr। ठीक है? चीजें सिर्फ समझने के लिए। अब चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहां लिख रहा हूं स्टार करके। रेडियल प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया था। तो अगर मैं इसको करूंगा तो यहां से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या आती है? रेडियल प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो r²r 4πr², ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या गिवन होगा? r²r 4πr² dr। इसका मतलब क्या होता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है? आया समझ में? आगे हम लोग इस पे ग्राफ से बनाएंगे, लेकिन तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी इज r²r which is radial probability density into volume which is 4πr² dr। ठीक है? आया समझ? अब नेक्स्ट दो टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। एक डिफाइन कर रहे हैं टर्म नोड। तो नोड की डेफिनेशन लिखो, the region in which probability of finding electron is equals to 0। ठीक है? the region in which probability of finding electron equals to 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है? या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, दोनों चीज ठीक है लगभग सेम है। ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नोड को मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 0 का मतलब, या फिर मैं बोल सकता हूं वेयर psi² इज इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 मतलब क्या? psi² इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है? तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल, यहां स्टार लगा है मतलब इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, नोड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन आर रेडियल नोड्स और अनदर आर एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का मतलब है, अब देखो फिर से हम लोगों ने साई को दो टर्म्स में डिफाइन किया था, psi² इज इक्वल्स टू r²r और θ² थीटा और phi² phi। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो रेडियल नोड्स का मतलब क्या है? वेयर रेडियल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0। रेडियल नोड्स का मतलब क्या है? वेयर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0। और एंगुलर नोड्स का क्या है? वेयर एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू। ठीक है? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनको हम लोग और नाम भी देते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल नोड्स। तो स्पेरिकल नोड्स लिखा है मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या दे रखा है? रेडियल नोड्स। इसका नाम आता है नॉन स्पेरिकल नोड्स। ठीक है? तो ये अलग अलग नाम है लेकिन ठीक है चीज वही है। इसको बोलते हैं, इसको क्या भी बोला जाता है? प्लेनर नोड्स। इनको बोला जाता है नॉन प्लेनर नोड्स। ठीक है? तो ये अलग अलग नाम है। तो इन नाम को अगर मान लो रेडियल नोड्स के डायरेक्ट इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बोल देगा? फाइंड द स्पेरिकल नोड्स। ठीक है? या फिर एंगुलर नोड्स की जगह बोल देगा फाइंड द प्लेनर नोड्स। ठीक है? तो ये चीजें तो
एक तरफ अब जो तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दो, 95% क्वेश्चंस जो आते हैं श्रोडिंगर से वो यहां से आते हैं, बता रहा हूं। दो फॉर्मूले में लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूरे श्रोडिंगर भर की कहानी में। सिर्फ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, 95% क्वेश्चन यहीं से आता है कि रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एल। तो यहां से टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल नोड्स इज इक्वल्स टू रेडियल प्लस एंगुलर। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला आ जाता है n माइनस वन। इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे लगभग 95% ऑफ श्रोडिंगर क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ पूछता ही नहीं है। लेकिन बाकी सब, बाकी 5% के लिए बाकी सब कराया जा रहा है, लेकिन 95% तुम्हारा क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये सिंपल फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली अप्लाई करने वाले। जैसे अगर तुमसे बोला जाए 1s के लिए रेडियल, मैं यहां निकालता जा रहा हूं, रेडियल एंगुलर टोटल, तुम साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बोला जाए 1s के लिए, 1s के लिए n बताओ, 1 l बताओ 0। तो रेडियल नोड्स अगर तुम निकालोगे तो 1 माइनस n माइनस l माइनस 1, तो कितने आए 0। एंगुलर नोड्स कितनी आई 0, टोटल नोड्स भी कितनी आई 0। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है l, और ये क्या है n माइनस वन। तुमसे बोला जाए 2s, 2 माइनस 0 माइनस 1, 1। एंगुलर नोड्स कितनी 0, टोटल 1। 2p, 2 माइनस 1 माइनस 1, 0। एंगुलर नोड्स 1, टोटल 1। तुमसे बोला जाए 3p, 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 1 2। तुमसे बोला जाए 3d, 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 2 2। समझ में आया? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन, और 95% यही पूछता है तुम्हारे नीट में। लेकिन तुम्हें बाकी सब भी ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अच्छी रैंक्स बनानी है तो तुम्हें 95% नहीं 100% के लिए फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? लिख लो, 2-3 क्वेश्चन खुद से करो। 4f, 3s, 5d, इनके लिए निकालो खुद से। ठीक है, इनके लिए खुद से निकाल के देखो। 4f के लिए बताओ, 4 माइनस 3 माइनस 1, 0। एंगुलर नोड्स 3, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2। एंगुलर नोड्स 0, ये कितनी आएंगी 2। 5 माइनस 2 माइनस 1, 2 2 4। समझ में आया? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब तुम लोगों ने इसका निकालना तो सीख लिया कि रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं और एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं। अब इसका एक बार मतलब भी समझो कि रेडियल नोड्स का मतलब क्या है, एंगुलर नोड्स का मतलब क्या है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है। रेडियल नोड्स का मतलब क्या मैं बोलूंगा, रेडियल नोड अगर मैंने बोला तो मैं बोलूंगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि अगर मैं ये मान लिया न्यूक्लियस है, इस पे एक r डिस्टेंस पे गया, और इस r डिस्टेंस पे इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर 0 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये रीजन इसका नोड बन जाएगा। कौन सा नोड बन जाएगा? रेडियल नोड। ये कौन सा नोड बन जाएगा इसका? रेडियल नोड। समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0 कि मैं r डिस्टेंस पे गया
उस r डिस्टेंस पे अगर यहां इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये रीजन इसका क्या बन जाएगा, रेडियल नोड। ठीक है, अब कैसे होता है ध्यान दो, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए 1s 1s की ध्यान करो रेडियल नोड्स कितनी आ रही थी, 0, n-n-1 0 आ रहा, तो होता क्या ध्यान दो, ये न्यूक्लियस 1s कुछ इस टाइप का होता है, ये स्पेरिकल, ठीक है, 1s स्पेरिकल होता है ये। तो न्यूक्लियस से जहां तक 1s है यहां तक किसी भी जगह तुम्हारा प्रोबेबिलिटी r डिस्टेंस पे कहीं भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, तो इसकी कोई भी रेडियल नोड नहीं आ रही। लेकिन अगर 2s की बात की जाए तो 2s क्या होता है कि देखो न्यूक्लियस में एक बार बना रहा हूं, न्यूक्लियस ये मान लो 1s है, ये पहला वाला 1s और ये दूसरा वाला 2s और इनके बीच में ध्यान से देखना है इसको, देखो ध्यान से, मैं दोनों एक साथ समझा रहा हूं। न्यूक्लियस से 1s में हर जगह कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 किसी रीजन में। लेकिन 2s में ये न्यूक्लियस से पहले ये यहां तक 1s था, फिर इसके बाद 2s, ये जो बीच का खाली रीजन है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये बीच का जो खाली रीजन है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, समझ में आया? ठीक है, इसीलिए 2s में कितनी नोड आ रही थी, 2s में ध्यान करो रेडियल नोड कितनी आ रही थी, रेडियल नोड कितनी आई थी, 3s। ध्यान दो 3s कैसे आएगा, ये न्यूक्लियस, ये पहला 1s, फिर एक नोड, फिर ये दूसरा 2s, ठीक है, फिर एक नोड, और फिर ये तीसरा 3s। देखो इसमें कौन कौन सा, एक तो ये रीजन नोड ये वाला, और एक ये रीजन नोड। और 3s में देखो रेडियल नोड्स तुमने निकाली, यहां भी कितनी रही थी, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितनी आ रही, 2, एक 1s के बाद एक 2s। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया रेडियल नोड कैसे है। 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के बाद जहां तक 1s है वहां प्रोबेबिलिटी, ये डॉट का रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कहीं भी 0 नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। 2s में 1s तक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी 0 नहीं थी, लेकिन 1s और 2s के बीच में ये पोर्शन तुम्हारा क्या आया, नोड। 3s में दो, एक 1s 2s के बीच में, एक 2s 3s के बीच में। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट चीज ध्यान दो, चलो इसी पे इसमें p रिप्रेजेंट कर देता हूं। 2p में तुम्हारा कोई भी नोड नहीं थी, देखो रेडियल नोड कितनी थी, 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 0। क्यों कि ध्यान दो p मैंने जब बनाया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके दोनों तरफ, तो ये हर जगह तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था। 3p में कितनी रेडियल नोड आई, एक। क्यों, देखो ये न्यूक्लियस, ये 2p, ये 2p, इसके बाद एक ये नोड, इसके बाद एक ये नोड, और फिर क्या, 3p। ठीक है, समझ में आया। 2p में एक भी नोड नहीं, इस टाइप से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है।
किस टाइप से रेडियल नोड्स आ रही है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार चीजें समझने के लिए समझ लो कि रेडियल नोड्स आ कैसे रहे, एक आई तो कहां आई, दो आई तो कहां आई, तीन आई तो कहां आई। क्लियर है? ठीक है, इसलिए बताया, स्टार मार्क नहीं लगाया मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है? ठीक है, लेकिन चलो इस बार इसको भी स्टार मार्क कर दो, ये पॉइंट समझाया, ध्यान रखो। ठीक है, ये चीज तुम्हारा बाय चांस अगर पूछ ली गई, हाई लेवल के वीपी बैंक पूछ सकता है एम्स में, एम्स तो कह रहा ग्रुप कर दिया है, लेकिन चीज ध्यान रखो। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आती है तुम्हारी एंगुलर नोड्स, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लेनर नोड्स। तो प्लेनर नोड्स का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इज इक्वल्स टू एल, मतलब मैं क्या बोला कि एस के लिए एंगुलर नोड हमेशा एक भी नहीं आएगी, पी के लिए कोई भी पी ऑर्बिटल हो, 2p 3p 4p 2px 2py 2pz इररिस्पेक्टिव, इसके लिए हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। डी के लिए हमेशा 2 आएंगी, और एफ के लिए हमेशा 3 आएंगी। ठीक है, ये पॉइंट लिखवाया था, आया समझ में? अब कहां आती है, ध्यान दो। तो देखो, अगर मैंने एस ऑर्बिटल का बनाया, तो ये मान लो डॉट मेरा न्यूक्लियस है, ये एक एस ऑर्बिटल मैंने क्या बोला था, स्फेरिकल शेप है। एंड प्लेनर नोड्स मतलब मुझे एक ऐसा प्लेन, देखो प्लेनर नोड्स का मतलब ध्यान दो, मुझे एक ऐसा प्लेन डिटरमाइन करना है इस ऑर्बिटल में जहां पे उस प्लेन में मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या, जीरो, मतलब मेरा अभी यहां मैं करने क्या जा रहा हूं, डिटरमाइनिंग प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। पहले मैंने आर के रिस्पेक्ट में रेडियल नोड निकाल लिया, मैं प्लेनर नोड से प्लेन के रिस्पेक्ट में निकाला। तो चलो एस से पहले पी देख लो। पी ऑर्बिटल क्या होता है, इस टाइप से होता है, पी ऑर्बिटल इस टाइप से होता है, इसका मैं 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल अगर मैं बोलूं ये तुम्हारा पी है, ठीक है, इसमें देखते रहो, पी एक्स मान लो, दिस इज, ये तुम्हारा एक्स, ये वाई, और ये बाहर जेड, पी एक्स है। तो पी एक्स में अगर तुमसे बोला जाए एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया तुम्हारा, ये वाला। ठीक है, पी एक्स में एक्स वाई प्लेन में लोब आएगी कि नहीं आएगी, ये जो ये डायग्राम है, ये लोब तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, तो देखो लोब्स आ रही हैं। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ऐसे देखूं तो ये तुम्हारा इस लोब का पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ध्यान से, एक्स वाई प्लेन है ये वाला, पी एक्स ऐसे है, तो एक्स वाई प्लेन में ये लूप्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगा। एक्स जेड प्लेन में देखो, एक्स जेड मतलब ये एक्स ये जेड, ये वाला, यहां भी लोब आ रही है, लेकिन वाईजेड में न्यूक्लियस के पास से देखो, अगर मैं न्यूक्लियस के बीच से ऐसा काट दूं, ऐसे निकालता चला जाऊं, तो ये एक ऐसा वाईजेड प्लेन है, एक प्लेन मुझे डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये वाईजेड प्लेन कौन सा, न्यूक्लियस के बीच से काटता हुआ, इस प्लेन में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आया समझ में? इसीलिए अगर मैं बोलूं px के लिए तुम्हारा जो वन प्लेनर नोड कौन सा होगा, वन प्लेनर नोड लाइज इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी वाईजेड प्लेन। सिमिलर मैं बात करूं अगर पीवाई का, तो पीवाई के लिए ध्यान दो, पीवाई के लिए प्लेनर नोड कहां लाई करेगी, एक्सजेड प्लेन, देखो ध्यान से, और पीजेड के लिए कहां लाई करेगी, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तीनों में एक ही एक आएगा, एक एक आएगा, पीएक्स का वाईजेड में, पीवाई का एक्सजेड में, पीजेड का एक्स वाई में। याद कैसे रखने का तरीका, px है तो x छोड़ के बाकी दोनों yz, py है तो y छोड़ के बाकी दोनों xz, pz है तो z छोड़ के बाकी दोनों xy। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट
अब इस बेसिस पे देखो एस अगर बनाया जाए, बीच में न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस और ये एस स्फेरिकल था ये, तो अगर जहां तक एस है इसमें मैं कहीं भी ध्यान दूं स्फेरिकल है, तो चाहे मैं एक्स वाई, ये सॉरी एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड कोई भी प्लेन ले लो, हर जगह तुम्हारा स्पीयर, अगर स्पीयर है तो हर जगह तुम्हारा स्पीयर का कुछ ना कुछ पोर्शन लाई करेगा कि जहां तक ऑर्बिटल है। तो अगर हर जगह लाई करेगा तो ऐसा कोई भी प्लेन नहीं अचीव होगा जहां पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। इसलिए एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा एंगुलर नोड्स कितनी आती हैं, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डी के लिए ध्यान दो, डी के लिए अगर मैं बोलूं डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का मैं बना रहा हूं, एक बार ध्यान देना, ये x ये y, कितनी प्लेन नोड्स मैंने बताई, दो, ठीक है। कौन कौन से आएंगे ध्यान देना, एक तो ये कौन सी है, देखो x z, ये x और z प्लेन से बना हुआ, एक तो xz प्लेन वाली और एक ये कौन सी है, ये y है यहाँ, y और बाहर वाला z तो कौन सा, yz प्लेन वाला। XY में अगर देखोगे तो XY ऐसा है, XY में तुम्हारा हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारा नोट वो ये सबशेल्स आएंगे आएंगे, ठीक है। कहीं भी तुम प्लेन देख लो, कोई भी प्लेन देख लो, तुम्हारा सबशेल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो DXY में XZ YZ आ रहे हैं, तो DYZ में अगर बोला जाए तो कैसे देखो, इसके ध्यान रखने हैं। एक्स वाई दो नोट्स थी, दो प्लेन नोट्स थी, एक XZ एक YZ। इसमें देखो कैसे याद रखोगे, XY है, मिसिंग कौन सा है, Z, तो एक X के साथ Z, एक Y के साथ Z। YZ है, मिसिंग कौन सा है, X, तो एक Y के साथ X, एक Y के साथ X और एक Z के साथ X। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। D ZX में मिसिंग कौन सा है, Y, तो एक Y सॉरी एक Y के साथ X और एक Z के साथ Y। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये इनके एंगुलर नोट्स थी, DXY YZ और DZX की DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर बोला जाए तो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सी, फिर से X और Y है, मिक्स कौन सा है, Z, तो एक XZ और एक YZ प्लेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर।